मैं पहले ही नाकाबिली तलाफी नुकसान की जद में था। रात वाले गुनाह के बाद मैं पहले से भी ज्यादा जिल्लत आमेज पस्ती की गहराइयों में गिर चुका था। सलोमी अपने आधे जिस्म को तौलिए में लपेटे बाथरूम से बाहर आई तो मुझे मेरे गुनाहों का पछतावा होने लगा, लेकिन इस औरत का इतना कसूर नहीं था। एक तालिब इल्म अगर इम्तिहान में फेल हो जाए तो वो अपनी नाकामयाबी का इल्ज़ाम और अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी इम्तिहानी सवालात के पर्चे पर नहीं डाल सकता। सवालात का पर्चा तो तालिब इल्म की लियाकत को परखने का एक जरिया होता है। असल कसूर तालिब इल्म का अपना है, जिसने अपना वक्त गफलत में गुजारा और ये कभी ना सोचा कि उसे पढ़ाई भी करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन इसका इम्तिहान लिया जाएगा। सलोमी मेरे इम्तिहान का एक पर्चा था जिसको मैं इल्ज़ाम नहीं दे सकता। कसूर मेरा था जो इस वक्त गाफिल हो गया और अक्ल से काम ना लिया। मुझे अक्ल से काम लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। खुदा ने इंसान को अक्ल इसलिए ही अता फरमाई है कि वो इंसानियत के ज़ाब्ता अखलाक की हिफाजत करे और इंसान बुराई और भलाई, नेकी और बदी में तमीज़ कर सके। जिस आदमी ने अक्ल का साथ छोड़ दिया, इसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहता, बल्कि जानवर फिर भी थोड़ी बहुत अक्ल से काम ले लेता है। इंसान तो जब गिरने पर आता है तो जानवर से भी कई दर्जे नीचे गिर जाता है। मैं इन ज़ीलतों की गहराइयों में गिरने के बाद पस्तियों का अजाब झेल चुका हूँ। इसलिए मैं अब से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को उन ज़ीलतों से हमेशा महफूज रखें और अक्ल का दामन कभी हाथ से ना छोड़ें और अपनी ज़िंदगी को जहन्नम ना बनाएं, बल्कि इसे बेहिश्त बनाने की कोशिश करते रहें। ये बात कभी ना भूलें कि खुदा आपकी हर हरकत को देख रहा है और आप अपने हर फेल के इसके हुजूर जवाबदेह हैं और आपको अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। सलोमी ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। मेरा मुस्कुराने को जी नहीं चाहता था, लेकिन मैं बादल ने नखास्ता ज़रा सा मुस्कुरा कर कुर्सी पर बैठ गया। सलोमी डाइनिंग टेबल के सामने बैठकर बालों में बुर्श फेरते हुए बोली, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, यूं ही बाहर खिली हुआ मैं निकल गया था। डाइनिंग टेबल मेरे करीब ही था। सलोमी की गर्दन नंगी थी। मैं उसे गौर से देख रहा था। वहाँ मुझे किसी चिमगादड़, किसी सांप के दांतों के निशान दिखाई ना दिए। ये भी एक तिलिस्म ही था कि दिन के वक्त दांतों के निशान गायब हो जाते थे। अब मैं इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता था। मैं इससे अलग हो जाना चाहता था। मुझे मालूम था कि सलोमी मुझसे अलग होना गवारा नहीं करेगी और उसकी कोशिश होगी कि मेरे साथ ही रहे। मैंने इसे बताए बगैर इससे अलग होने का सोच लिया। अब तक सारा खर्च सलोमी ही उठा रही थी और मेरे पास फ्रांस की करेंसी में इतनी रकम थी कि मैं पेरिस जैसे महंगे शहर में चंद दिन रह सकता था और बहरी जहाज का किराया खर्च करके वापस भी जा सकता था। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था और मेरी नजात का वाहिद रास्ता भी यही था कि जिस तरह से भी मुमकिन हो शहीद की कब्र तलाश करूं और वहां फातिहा पढ़ूं और फिर क़िबला रुख होकर खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हो जाऊं और बस रोता रहूं। सलोमी उठकर कमरे में रखी हुई स्टैंड वाली स्क्रीन के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी। कहने लगी, हम रेस्तोरां में बैठकर लंच करेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें एक क्लब में ले चलूंगी। माय गॉड, इस क्लब के डांस देखकर तुम नीग्रो डांसर लड़कियों को भूल जाओगे। सलोमी की आवाज़ मेरे कान ज़रूर सुन रहे थे, लेकिन मैं उसके अल्फाज यूं समझ लें कि बिल्कुल नहीं सुन रहा था। मैं कुछ और ही सोच रहा था। मैं इस होटल से सलोमी से अलग हो जाना चाहता था और मैंने इसका फैसला भी कर लिया था। मेरा सामान तो कुछ नहीं था। छोटे से अटैची केस में एक दो जोड़े कपड़ों के थे या शेव वगैरह का सामान था। मैंने मटियाले रंग की पतलून और जैकेट पहनी हुई थी। ये ऐसा लिबास था जो यूरोप जैसे मुल्क में जहां गर्द बिल्कुल नहीं उड़ती महीनों चल सकता था। मौसम भी सर्द नहीं था। फ्रांस के जुनूब का इलाका तो मई जून में काफ़ी गर्म हो जाता है। फ्रांसीसी करेंसी यानी फ्रांक जो 10-10 और 50-50 के नोटों की शक्ल में थे मेरी जेब में थे। इस इलाके से मैं काफ़ी वाकिफ हो चुका था। सलोमी स्क्रीन के पीछे कपड़े बदल रही थी और बातें भी किए जा रही थी। मैंने अटैची उठी और दबे पांव कमरे से निकल गया। होटल के बाहर आकर मैंने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। नक्शे पर मैंने इस सूबे का साहिली इलाका ज़हीन नशीन कर लिया था। मैं अपने तौर पर इस गांव को तलाश करना चाहता था जहां सुर्ख पत्थरों वाली अरब मुसलमान शहीद की कब्र थी। इसकी सबसे अहम निशानी ये थी कि गांव के करीब समंदर के किनारे एक कदीम रोमन किला था और जहां शहीद की कब्र थी वहां सर्व के दरख्तों के झुंड थे। आफियत अब इसमें थी कि शहीद की कब्र तलाश करूं। कराची वाले मजजूब बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक वहां फातिहा पढ़ूं और अगर मेरी खुश नसीबी से शहीद की रूह की ज़ियारत हो जाए तो उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करूं। शायद इस तरह से मुझे इस अजाब से निजात हासिल करने का कोई रास्ता मिल जाए जो एक आसेब बनकर मुझसे चिमटा हुआ था। उम्मीद की में एक धुंधली सी रोशनी बाकी रह गई थी।
जो नक्शा मुझे सलूमी ने दिखाया था उस पर इरलस नाम के एक कस्बे का नाम मैंने याद कर लिया था। यह कस्बा साहिल समंदर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। यूरोप के दूसरे शहरों की तरह फ्रांस के मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी लोकल किस्म की ट्रेनें सुबह से रात गए तक चलती रहती थीं। मुझे इरलस जाने वाली एक ट्रेन मिल गई। मैं इसमें सवार होकर 3 घंटे के सफ़र के बाद इरलस नाम के कस्बे में पहुंच गया। यूरोप के कस्बे हमारे मुल्क के मुकाबले में बहुत तरक्की याफ्ता होते हैं और हमारे कस्बों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ के कस्बे भी मॉडर्न शहरों का एक हिस्सा मालूम होते हैं। इन कस्बों में रेस्तोरां होते हैं, बार होते हैं, पोस्ट ऑफिस, तारघर, पुलिस स्टेशन, हस्पताल, शॉपिंग सेंटर और सस्ते होटल होते हैं जिनमें हर किस्म की जदीद सहूलियात मुयस्सर होती हैं। फ्रांस में ख़ास तौर पर ज़बान का बड़ा मसला था। वहाँ के लोग अंग्रेज़ी कम जानते हैं और जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं वो भी अंग्रेज़ी बोलने से गुरेज करते हैं और अपनी कौमी ज़बान फ्रांसीसी ही को तरजीह देते हैं। लेकिन मैं कुछ फ्रेंच और बाकी अंग्रेज़ी के लफ्ज़ बोलकर अपना मतलब समझा देता था। यहाँ मुझे यूरोप के मुल्कों से आए हुए सयाह मिल गए जो तारीख़ी किले को देखने जा रहे थे। मैं भी उनकी पार्टी में शामिल हो गया। महकमा सियाहत की बस हमें किले के दरवाजे तक ले गई। मुझे किला नहीं बल्कि ये देखना था कि किले और गांव के दरमियान के दरख्तों का झुंड किस जगह पर है जहां शहीद की कब्र है। कुछ दूरी पर गांव के लाल मश्तों और सफ़ेद दीवारों और सुर्ख दरवाज़ों वाले मकान नज़र आ रहे थे। मैं किले की सीध में गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में और खेतों में साबरस के दरख्त ज़रूर थे मगर अकेले अकेले खड़े थे। उनका कोई झुंड कहीं नहीं था। मैंने गांव और किले के दरमियान का सारा इलाका छान मारा। मुझे सर्व के दरख्तों का कोई झुंड और शहीद की सुर्ख पत्थरों वाली कब्र कहीं ना मिली। मैंने वहीं से एक पुरानी सी टैक्सी पकड़ी और अगले गांव में आ गया। यहाँ भी समंदर के किनारे एक कदीम किला था। किले के दरमियान ढलान पर गेहूं के खेत धूप में लहलहा रहे थे। इस तरह मैंने तीसरा गांव भी देख लिया। वहाँ भी मुझे मायूसी हुई। मजबूर ना शाम के वक्त में इरलस होटल में वापस आ गया। रात को खाना खाकर पलंग पर लेट गया। ख्याल आया कि कामिनी को एक बार फिर बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है मामले की संगीन नौयत का एहसास करते हुए कामिनी मुझे मशवरा देने और मेरी रहनुमाई करने के लिए इजा। मैंने कमरे की चटखनी अंदर से लगा ली और कामिनी की दी हुई चांदी की अंगूठी को 3 बार अपने जिस्म के साथ लगाकर रगड़ा। कामिनी जाहिर न हुई। एक बार फिर कोशिश की, फिर भी कुछ न हुआ। 3-4 मरतबा कोशिश करने के बाद भी कामिनी जाहिर न हुई। पहले वो मुझे नजर आ गई थी, अब ऐसा भी ना हुआ तो मैं समझ गया कि कामिनी भी मेरा साथ छोड़ गई है। अब सिवाय अल्लाह की ज़ात के मेरा कोई मददगार नहीं था। मुझे अकेलेपन का शदीद एहसास होने लगा। ऐसे लगता था कि मैं दुनिया में रंज व अलम उठाने के लिए अकेला रह गया। दूसरों की लाई हुई मुसीबतों का इलाज तो हो सकता था, लेकिन जो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारे इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। रात किसी न किसी तरह निकल गई। अगली सुबह में अल्लाह के भरोसे अगले देहात की दरबदरी करने के लिए निकल खड़ा कि उन देहात में एक बात बड़ी अच्छी थी कि हर गांव में रहने के लिए होटल ना हो, फिर भी सयाहों के लिए बनी हुए हॉस्टल का एक आध कमरा ज़रूर मिल जाता था। वहाँ से कोई टैक्सी तो ना मिली। मैं पैदल ही छोटी सी मगर पुख्ता सड़क पर रवाना हो गया। सड़क की जानिब खेत थे, कहीं कहीं ट्रैक्टर चल रहे थे, कहीं कटाई हो रही थी। पीछे से एक ट्रक आता दिखाई दिया। मैं सड़क के साइड में खड़ा हो गया। ट्रक एक बूढ़ा फ्रांसीसी चला रहा था। उसने ट्रक रोककर फ्रांसीसी के में कुछ पूछा। जाहिर है पूछा होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने आगे की तरफ इशारा कर दिया। उसने इशारा किया कि ट्रक में आ जाओ। मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। खुदा जाने वो अपनी ज़बान में क्या कहता रहा और मैं टूटी फूटी अंग्रेज़ी में इसे क्या कहता। बहरहाल सफ़र जारी रहा। काफ़ी देर के बाद ट्रक बाईं जानिब एक टीले के अक़ब में घूमा तो समंदर नज़र आया। समंदर के किनारे एक किला भी नज़र आ रहा था। कहीं कहीं सर्वहुमाई दरख्तों के झुंड भी थे। मेरे दिल में उम्मीद की जो धुंधली सी शमा रोशन थी। मुझे यकीन होने लगा कि मैं अपनी मंजिल पर आ गया हूँ। सड़क के किनारे दाएं जानिब छोटी सी वादी में एक गांव भी था। मैं वहीं उतर गया। गांव की सड़कें पुख्ता थीं और वहां सयाहों के लिए एक छोटा सा हॉस्टल भी था। रात को मैंने वहीं एक तंग सा कमरा ले लिया। अटैची केस कमरे में रखा और गांव से निकलकर मैं इसी जानिब चल पड़ा। ये इलाका पहाड़ी भी था और मैदानी भी था।
کچھ فاصلے پر قلعے کے پہلو نظر آنے لگے۔ ایک جگہ سرو کے درخت ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ درختوں کی طرف بڑھا۔